नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेस पर मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो सीरीज हमारी चल रही थी, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान या भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, और इस कड़ी में हम 1717 औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के बंगाल विजय, अवध विजय, प्लासी बक्सर का युद्ध, इसके अलावा कर्नाटक युद्ध, मैसूर साम्राज्य का पतन अर्थात मैसूर तक ब्रिटिश साम्राज्य कायम हो जाता है। उधर मुंबई प्रांत पहले से ही दहेज में प्राप्त है और उसको 10 पाउंड की कीमत पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया गया है। मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी सत्ता अभी काबिज रहना चाह रहा है और पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी जितनी गतिविधियां है वह कर रहा है, लेकिन उसकी भी स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं। उसके साम्राज्य में भी सेंध लग चुका है। ब्रिटिशर्स मुगलों पे धीरे धीरे हावी हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उनका सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस समय सभी छोटे बड़े राज्य या तो अंग्रेजों के कब्जे में जा रहे थे या औरंगजेब उसको पराजित कर अपने कब्जे में ले रहा था, यानी दो ही की सत्ता जो है वह बढ़ रही थी, प्रबल होती जा रही थी। और वैसे सिचुएशन में आप यह जानते हैं कि औरंगजेब का जो काल रहा है वह 1658 से 1707 और इसके बाद मुगल ब्रिटिश मजबूत हुए हैं। लेकिन इस समय मुगल जो है वह पूर्ण रूप से या तो ब्रिटिश कब्जे में ले रखा है, पुर्तगाली पहले से है, फ्रेंच कंपनियों का आगमन भी होगा। तो ऐसे बीच में एक ऐसे साम्राज्य का उदय होता है जो एक हिंदू राष्ट्र के उदय में अपना अहम योगदान देता है, क्योंकि हर जगह या तो क्रिश्चियनिज्म बढ़ रहा है या मुस्लिम धर्म बढ़ रहा है। ऐसे में एक हिंदुत्व को प्रबल बनाने की क्षमता रखने वाले शासक का उदय होता है, और जिस शासक का उदय होता है वह जिस साम्राज्य की स्थापना करता है वह मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और आज हम चर्चा करेंगे इस मराठा साम्राज्य के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज, जो औरंगजेब के समानांतर अपने सम्राट की स्थापना करते हैं, साम्राज्य विस्तार करते हैं। और ऐसा साम्राज्य नहीं कि स्थापित हुआ और बिखर गया, साम्राज्य ऐसा जो स्थापित हुआ और गौरवशाली इतिहास रचने में भी कायम हुआ। और इसकी स्थापना की किसने? तो छत्रपति शिवाजी ने। तब सबसे पहले इनका कुछ व्यक्तिगत परिचय लेंगे, फिर उसके बाद में मराठा साम्राज्य पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो एक पार्ट में संभव नहीं है, इसलिए आज की कड़ी में हम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके इस मराठा साम्राज्य की स्थापना की पूर्ण कहानी देखेंगे, और अगली कड़ी में इनके वंशज और पेशवा पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी, इनका जो काल रहा है यानी जीवन अवधि कहें
तो 1627 से यानी जीवन अवधि 1627 से 1680, लेकिन कंट्रोवर्सी इनके जन्म को लेकर के है कि 19 फरवरी 1627 या 1630 डेट वही रहता है कि 19 फरवरी, लेकिन कहीं कहीं 1627 मिलता है और कहीं कहीं 1630 मिलता है। और 1680 जो है 3 अप्रैल 1680 इनकी मृत्यु है। 3 अप्रैल 1680, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ज्यादा पुस्तकें 1627 मानती है, लेकिन दृष्टि आईएएस की जो पुस्तक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, वह 1630 देता है, जो यूपीएससी के लिए मान्य है। लेकिन बाकी सभी परीक्षाओं में 1627 का ही जिक्र होता है। शिवनेर में जन्म हुआ था, वहां शिवनेरी देवी की मंदिर है और शिवनेर का किला भी है, उसी किला के अंतर में उनका जन्म हुआ था। और यह जो जगह है शिवनेरी, ये पुणे में पड़ता है। शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था, शिवनेरी किला है, वहीं पे जन्म हुआ था। और जिस समय जन्म हुआ था वहां बीजापुर के शासक आदिल शाह के शासन चलता था उस समय। इनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, अब थोड़ा सा आप देखेंगे ये छत्रपति थे, लेकिन पिताजी जो थे वह शाहजी भोसले थे, अर्थात इनका परिवार जो था वह भोसले परिवार था, जो आशा मंगेशकर की परिवार है, आशा मंगेशकर की। तो आशा मंगेशकर का परिवार ही लगभग उसी टाइटल से बिलोंग करते हैं, पूना में यह टाइटल पाया जाता है। और माता जो थी वह जीजाबाई थी। पिताजी पूर्व से सैन्य सेवा में थे, लेकिन इनके नहीं रहने पर इनके जो एक संरक्षक हुए दादाजी कोंडदेव, अर्थात इनके देखेंगे 2 गुरु हुए। एक संरक्षक यानी पिता की गैर हाजिरी में अगर कोई आपका लालन पालन करता है तो वह भी सेवक की श्रेणी में आता है। तो 2 गुरु मानेंगे हम इनको, एक संरक्षक दादाजी कोंडदेव और एक आध्यात्मिक गुरु थे रामदेव। और दोनों का ही इन पे असर पड़ा। कोंडदेव का भी संरक्षक थे, प्रारंभिक शिक्षा भी दिया, और आध्यात्मिक शिक्षा इनको रामदास से मिली। अगर कोंडदेव की सैन्य शिक्षा इनको नहीं दी गई होती, अगर केवल रामदेव के प्रभाव में होते तो एक आध्यात्मिक पर्सन होते ये। और उनकी माता जो जीजाबाई थी वह धर्म परायण महिला थी। इनके घर में धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक विचारधारा के सभी लोग थे और उसी पर हमेशा डिस्कस होते थे। तो निश्चित है कि इनके संरक्षक, आध्यात्मिक गुरु और उनके माता का लगभग मिला जुला असर पड़ा और ये तीनों गुणों से संपन्न थे। और मात्र 13 साल की आयु में इनकी जो शादी है वह साल बाई से हुई थी। पहली पत्नी जो थी, ऐसे इनकी शादी 7 हुई थी। कुल शादियां इन्होंने 7 की थी, लेकिन पहली जो पत्नी थी वह साल बाई थी। सालबाई पहली पत्नी थी। और सबसे ज्यादा अगर सेवा वगैरह करने में अगर सबसे ज्यादा योगदान था
और एक मित्र के रूप में हमेशा अगर साथ दी तो वह सालबाई नहीं दिया था, और हमेशा इनकी प्रेरक बन करके भी रही। तो प्रारंभिक युवा अवस्था तक इन्होंने पिताजी से सारे गुण सीखे थे, आध्यात्मिक गुरु संरक्षक से, और सारी जो परिस्थितियां थी उस समय के जो ऐतिहासिक पहलू थे, और उस समय आज के युग में, आज के समय में जो एक परिवर्तन चल रहा है, आधुनिक से हम अत्याधुनिक की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से दुनिया टेक्नोलॉजी बदल रही है, ठीक उस तरह उस समय भारत में शासन प्रणाली जो थी वह बड़ी तेजी से बदल रही थी, क्योंकि मुगल भी अब एक छतरा नहीं थे, ब्रिटिश का समावेश हो चुका था, विदेशी और भी कंपनियां आ गई थी। तो वैसे में जो लोकल सम्राट थे, लोकल जो क्षेत्र था, छोटे मोटे राज्य जो थे, वो भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। कूटनीति उस समय सबसे ज्यादा चल रहा था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मेरा राज्य जो है सुरक्षित रहे। तो कोई मुगल का सहयोग लेता था, तो कोई ब्रिटिश का सहयोग लेता था। तो वो भी एक परिवर्तन का युग था, जो आज 21वीं सदी में एक बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, आधुनिकता से अत्याधुनिकता की तरफ। उस समय भी एक परिवर्तन का दौर चल रहा था, और उस परिवर्तन के दौर में छत्रपति शिवाजी का स्थापित होना, हालांकि राज्याभिषेक उन्होंने नहीं किया, सबसे पहले अपना एक साम्राज्य बनाने के प्रयास किया, और सबसे पहले शुरू में ही लगभग जिस समय 20 साल की आयु थी इनकी, 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ का अभियान प्रारंभ किया था, 1643 में। और सिंहगढ़ का अभियान, पहला अभियान जो था इनका, पहला अभियान वह सिंहगढ़ का अभियान था, और इस अभियान को, पहला ही अभियान सफलतापूर्वक जीता, और सिंहगढ़ के किला पर इन्होंने कब्जा कर लिया। यह घटना है 1643 ईस्वी की, यानी पहली बार ही इन्होंने श्री गणेश जो किया वह जीत के साथ किया। और उसके पूर्व भी बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह के खिलाफ इन्होंने एक दो संघर्ष किया था, उस संघर्ष में ये विजय भी हासिल कर चुके थे। और इस सिलसिला को जारी रखने के लिए उन्होंने, निश्चित है कि एक अभियान अगर सफल हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव संचार, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है। तो निश्चित ही वह अगला अभियान में जाता है 1654 ईस्वी में। 1654 पुरंदर का अभियान होता है, और इस पुरंदर के अभियान में यह पुरंदर का किला को जीत लेता है, और यह सिलसिला को निरंतर बनाए रखता है। लेकिन घटनाएं कुछ ऐसी होती है कि आप जिसका किला जीतते हैं, वह किला जो है वह बीजापुर के आदिल शाह के अंदर होता है किला। तो वह क्या करता है कि वह प्रयास करता है, आदिल शाह जो बीजापुर का शासक है, वही बीजापुर के शासक अहमद शाह अब्दाली को हरा करके देखिएगा कि पुर्तगाल ने गोवा लिया था अहमद शाह अब्दाली को हरा करके 1630 के आसपास। तो आदिल शाह उस समय शासक है, तो आदिल शाह क्या करता है, 1659 ईस्वी में अपना एक सूबेदार है अफजल खां, अफजल खां ये सूबेदार है किसका, तो बीजापुर के शासक का सूबेदार है। इसको भेजा जाता है कि किसी तरह से छल या कपट से तुम शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज की तुम हत्या कर दो। उस समय तक छत्रपति नहीं है, केवल शिवाजी है, और वह आता भी है। लेकिन इस बात का अंदेशा शिवाजी को पहले ही हो जाता है कि उसका जो प्लान है वह मेरी हत्या करने का है,
लेकिन यह अपना पहले नहीं करना चाहते हैं और ये सतर्क हो जाते हैं। जब अफजल खान से बात करने के लिए बाहर जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि धातु का यानी अंग सुरक्षित करने वाला जो क्या कहते हैं कवच और कवच होता है, ये कवच पहन के कपड़ा ऊपर से पहन करके जाते हैं। और बात बात में जैसे ही वह चाकू निकालता है मारने के लिए, नहीं, चाकू तो मारता है लेकिन चाकू इनके सीने में नहीं लगता है और उनके सैनिक जो छुपे रहते हैं वह आदिल शाह की अफजल खां की हत्या कर देता है, क्योंकि वो पहले से क्या था। और हत्या के साथ ही बीजापुर का शासक जो है वह इनसे समझिए तो एक तरह से दुश्मनी कर लेता है। तो इधर बीजापुर का शासक भी इसका दुश्मन बन बैठा है और उधर औरंगजेब भी इनका दुश्मन है कि एक तो हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीच में कहां से आ गया। तो वैसे सिचुएशन में औरंगजेब भी चाहता है कि किसी तरह से शिवाजी को रास्ते से हटाया जाए। तो वह क्या करता है कि अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। और यह घटना है 1763 ईस्वी की, 1663 की, सॉरी 1663 ईस्वी में वह शाइस्ता खां, शाइस्ता खां कौन है? मामा है किसका? तो औरंगजेब का मामा है, और उसको भेजता है। इस अभियान में क्या होता है कि शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में मुठभेड़ होता है और उस मुठभेड़ में शाइस्ता का घायल हो जाता है। बाद में एक संधि होती है और उस संधि के तहत कुछ ऐसी शर्तें लगाई जाती है, खैर शर्त मान ली जाती है। आगे क्या होता है कि 1664 इनका जो अगला अभियान होता है वह होता है सूरत की लूट। और एक चीज जानते होइएगा, 1664 में पहली बार यह क्या करते हैं, सूरत को लूटते हैं। और इस लूट में शिवाजी को लगभग 1 लाख का लगभग संपत्ति हासिल होता है, हथियार हासिल होता है, दौलत हासिल होता है। ये गुड़िला युद्ध में पारंगत थे और छप्पामार पद्धति उसको कहते हैं, छप्पामार युद्ध भी कहते हैं या उसको गुड़िला पद्धति कहते हैं। जो वीर कुंवर सिंह के भाई जो थे अमर सिंह, वे भी छप्पामार युद्ध के एक्सपर्ट थे। तो इनका उद्देश्य वही रहता, किसी भी साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए और ये आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये हमेशा छापामार या गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हैं और किसी तरह धन ये इकट्ठा करते हैं। और 1665 ईस्वी में एक पुरंदर की संधि होती है। 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि। इसके पहले भी आप देखे होइएगा कि पुरंदर का किला जो है वह 1654 में ही शिवाजी महाराज जीत चुके हैं। और अगला बार बार कभी शाइस्ता खां, औरंगजेब के मामा, कभी बीजापुर के शासक अफजल खां से बार बार मुठभेड़ होता है। ऐसी सिचुएशन में एक मध्यम मार्ग रास्ता अपनाया जाता है और उस समय जो रास्ते होते हैं वह कछवाहा शासक उस समय का यानी कछवाहा राजा जय सिंह के साथ होती है संधि। और जय सिंह समझिए एक तरह से मुगलों का करीबी है। और इस संधि में जिस समय यह संधि होती है उस समय तक लगभग 25 किले शिवाजी जीत चुके होते हैं और अपनी स्थिति बहुत ही मजबूत कर लिए होते हैं। तो इस संधि में क्या होता है कि शिवाजी को झुकना पड़ता है और 25 में से 23 किले वापस करने पड़ जाते हैं। और यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उस समय जो संधि हुई होगी
शिवाजी कहीं ना कहीं कमजोर पड़े होंगे, तब इनको 23 किला वापस करना होता है, मुगलों को दे देना होता है। और एक संधि होती है मित्रवत व्यवहार की, कि हम मुगलों के साथ मिलकर के कार्य करें और अंग्रेजों का विरोध करें। इसीलिए 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को आमंत्रित किया जाता है। 1666 ईस्वी औरंगजेब के दरबार में शिवाजी पहुंचते हैं, लेकिन शिवाजी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है जैसे लगता ही नहीं है कि ये कहीं के शासक हैं। अर्थात मुगल दरबार के नौकरों चाकरों की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाता है। और यह बात शिवाजी को बहुत ही चुभती है कि हम कहीं ना कहीं शासक हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार। तो ये कुछ अनबन वहां से होती है और वहां से निकल जाते हैं। निकल तो जाते हैं, लेकिन उनको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना करके इनको कैद कर लिया जाता है। लेकिन वहां से अपनी रणनीति कूटनीति का प्रयोग करते हुए ये बाहर निकलते हैं, निकल करके पुणे चले जाते हैं। तो कैद से निकलने के जो कारण है उसमें बहुत सारे कारण आते हैं कि इनका जन्मदिन था, मिठाई बांट रहे थे, उसी टोकरी में बैठ करके चले आए। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मिठाई की टोकरी में निकल के चले आए, इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, निकल के आए और पुणे चले गए। और पुणे पहुंच करके समझिए तो फिर से लूट प्रारंभ किया इन्होंने, क्योंकि अभी तक इन्होंने राज्याभिषेक नहीं कराया है। हाँ, एक क्षेत्र पर शासन स्थापित इन्होंने किया है, लेकिन सम्राट की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की है। और 1670 ईस्वी में ये फिर से एक बार कहा, तो जो सूरत पर इन्होंने लूट किया था 1664 में, फिर 6 साल बाद सूरत को पुनः लूटते हैं और उसी पद्धति से फिर से एक मोटा खजाना इनके हाथ लगता है। और सूरत की इस लूट मार से दोनों परेशान होते हैं, ब्रिटिश भी और मुगल भी। और इस लूट के बाद में ये अपना राज्याभिषेक कराना सुनिश्चित करते हैं। और 6 जून 1674 ईस्वी 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है। और इस राज्याभिषेक के साथ ही अपने नाम में छत्रपति जोड़ते हैं और यहां से ये छत्रपति शिवाजी महाराज कहे जाते हैं। महाराज लोगों ने उपाधि दिया और इनका पूरा नाम जो हुआ छत्रपति हुआ। और यह छत्रपति यह अकेला नहीं होंगे, कुल वहां 8 छत्रपतियों का शासन होगा। और इस 8 छत्रपतियों के शासन के बाद पेशवा का शासन होगा, जो मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा होता है। और राज्याभिषेक के साथ ही ये एक और शादी करते हैं, और इनकी जो राज्याभिषेक के अवसर पर जो शादी करते हैं वह साई बाई से करते हैं। साई बाई से शादी करते हैं। शादी के बाद क्या होता है, ये 1678 में कर्नाटक अभियान पर निकलते हैं और जिंजी के किला, राज्याभिषेक के बाद में 1678 में कर्नाटक पे आक्रमण करके जिंजी का किला ये जीत लेते हैं। जीत का अभियान इनका चालू रहता है, लेकिन इनके पुत्र जो हैं संभाजी,
विद्रोही हो जाते हैं। और जब बेटा ही विद्रोही हो जाए तो उससे बड़ा डिप्रेशन, तनाव और कौन दे सकता है। और शिवाजी महाराज पुत्र के विद्रोही होने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ने के कारण 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को, कब, तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के साथ जो रायगढ़ इनकी राजधानी थी वह सुन पड़ जाता है। और इनकी एक बीबी, पहले ही बताया कि इनकी 7 बीबियां थी, लेकिन एक बीबी थी, तीसरी बीबी शायद उनको कहा जाता है पुतली बाई। पुतली बाई सती हुई थी। सती समझते हैं? पति की चिता पर स्वेच्छा से या जबरन उनके साथ जलकर प्राण त्यागना सती कहलाता है। और एक जौहर होता था जो रानियां सामूहिक रूप से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती थी, आग के हवाले कर देती थी, वह जौहर कहलाता था। तो जौहर और सती में अंतर है। वह सामूहिक होता था अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। और शिवाजी के बाद में इनके 2 पुत्रों के बीच में सत्ता का संघर्ष भी होगा, तो उसको हम अगली कड़ी में देखेंगे, उस क्रम को हम जारी रखेंगे। थोड़ा सा हम शिवाजी महाराज के प्रशासनिक स्थिति को देख लें। तो इन्होंने इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जो शायद गुप्त और मौर्य वंश में देखने को मिलता था। उसके बाद में मध्यकाल में शायद इस तरह की किसी भारतीय शासक के द्वारा इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू नहीं की गई। और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह हिंदू सिद्धांतों पर आधारित थी। और मध्यकाल में मैं पहले ही बताया, मध्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ था। इनके जो प्रशासन थे वे अष्ट प्रधान के नाम से जाने जाते थे, जो चोल, चेल, चालुक्य, गुप्त, मौर्य, इस वंशों में प्रशासनिक व्यवस्था जो होती थी चुस्त और दुरुस्त होती थी, जो शायद मध्यकाल में खत्म हो गया था। लेकिन मध्यकाल में अष्ट प्रधान नाम की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इनकी, वह काबिल तारीफ थी। और पहली बार किसी शासक ने हिंदू पद्धति पर शासन करने के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू की थी, जिसमें जो सबसे पहला होता था, हम इसमें 8 लोग होते थे, नाम से ही स्पष्ट होता है 8 अष्ट प्रधान कि 8 लोगों को प्रधान रखा गया था। जिसमें पहला था पेशवा। पेशवा जो था, यह समझिए कि अगर राजा राष्ट्रपति है तो उसका प्रधानमंत्री है, यानी सबसे प्रमुख मंत्री होता था। जिस तरह से जब इस्लामिक शासन व्यवस्था चलता था, मुगल का शासन व्यवस्था चलता था, तो उसमें जो प्रमुख मंत्री होता था उसको वजीर कहा जाता था, वजीर आजम। कभी कभी वजीर का पद खुद राजा शासक अपने पास रखता था, सुल्तान अपने पास रखता था। तो इनका जो प्रधानमंत्री था या जो सबसे प्रमुख मंत्री था, उनको पेशवा कहा जाता था। और आप देखेंगे कि यही पेशवा बाद में मराठा साम्राज्य चलाएगा। उसी पेशवा में बाजीराव द्वितीय आएंगे, जिसपे फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी। तो पेशवा। एक और देखेंगे अमात्य। अमात्य क्या था? तो इनका वित्त मंत्री था अमात्य। इनका काम था रुपया संबंधित आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था देखना, इनको अमात्य कहा जाता था। सुमंत थे। सुमंत जो थे ये विदेश मंत्रालय देखते थे।
विदेश मंत्रालय का मतलब भारत से बाहर? जी नहीं, अपना सल्तनत छोड़ करके अपना साम्राज्य के बाहर कि अन्य सल्तनत या साम्राज्य से संबंध स्थापित करने का कार्य जो होता था वह विदेश मंत्री का होता था। एक होता था चिटनिस। यह चिटनिस जो शब्द है, इसी चिट से चिट्ठी बना हुआ है, तो चिट से पता ही चलता है चिटनिस। समझिए तो एक तरह का ये क्या था, डाकघर था, यह पद था। डाकघर का प्रधान डाकिया होता, तो इसका काम था पत्र व्यवहार करना, डाक का काम देखना इनका था। उसके बाद सेनापति। सेनापति हम जानते ही हैं, वह सैन्य प्रधान होता है, सैन्य प्रधान होता है। तो इनका भी कार्यक्षेत्र आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में न्यायाधीश। तो एक न्यायाधीश रखे हुए थे, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश का कार्य होता था वह शिवाजी खुद देखते थे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वह खुद थे, और हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था उसके लिए न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद पंडित राव हुआ करते थे न्यायाधीश। पंडित राव नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो मुख्य काम था विधि विधान सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी तरह के पूजा पाठ जब आयोजन का करना इनका काम था। एक और था वाक्यान विष, यह गुप्तचर था। एक वाक्यान विष, ये थे गुप्तचर, यानी खुफिया विभाग इनके अंदर था। तो ये सारे कार्यों को देखते थे। और इसी में आप देखेंगे जो शिवाजी के जो सबसे प्रमुख सेनापति थे, जिसकी चर्चा हमने नहीं की है, लेकिन वह सेनापति इतिहास में उसका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता था, और उनका नाम था तान्हाजी। तान्हाजी। और इस पे एक फिल्म भी बनी थी जिसपे शायद अजय देवगन ने रोल प्ले किया था, तान्हाजी। तो तान्हाजी के बारे में हो सकता है तो बाद में एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उनकी एक अलग कहानी है, उनकी अलग कर्मठता है, और सैन्य पराक्रम से जिस तरह से उन्होंने अपना जगह बनाया है, उसके लिए अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो शासन व्यवस्था समझिए, तो भले इन्होंने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किया हो, लेकिन इनकी जो सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी वो लगभग 1643 ईस्वी से शुरू हो जाती थी। अर्थात मुगलों से पूर्व ही, यानी औरंगजेब 1707 में मरता है और 1658 में अपनी सत्ता प्रारंभ करता है। तो 58 अर्थात उनसे पहले मुगल मराठा साम्राज्य का अभ्युदय हो चुका था, लेकिन हमेशा बार बार वह दबाने का प्रयास किया। और आप जानते भी होंगे कि लगभग अपने जीवन का अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में ही बिताया था, लेकिन वह भी चैन से नहीं। तो बहुत सारे संघर्षों, अभियानों के बीच में अपनी सत्ता को कायम रखना, एक हिंदू शासन व्यवस्था या हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने आप को अंकित करके रखना, यह बहुत बड़ी बात थी वैसे समय में, जब दो तरफ से ईसाई और मुस्लिम दोनों शासन व्यवस्था का दबाव था। और ऐसे में एक लंबा समझिए साम्राज्य वह चला भी, क्योंकि दोनों तरफ से ब्रिटिश हुकूमत थे, उसके बावजूद भी एक अच्छा शासन व्यवस्था उनकी चली। और अंत तक अंग्रेजों से और मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके पुत्रों ने भी कुछ संघर्ष हुए, ठीक है, लेकिन उस साम्राज्य को विस्तार किया, या जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने साम्राज्य को सीमित रखने तक भी चुप रहा। तो इन सब के बीच में भी, इस सब के बावजूद हम देखें तो कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो इन पर कमेंट करते हैं, जैसे स्मिथ, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं। स्मिथ ने कहा था कि इन्होंने एक लूट का राज स्थापित कर रखा था, अर्थात डाकू राज से संबोधित किया था उन्होंने। एक इसलिए
स्मूथ नहीं, क्योंकि ये गोरिल्लापंती लूट मार से अपना धन इकट्ठा करते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो लूटते थे तो किससे लूटते थे। जिससे हमारी लड़ाई है उससे वो लूटते थे, या तो ब्रिटिश से, बीजापुर के शासक का, यानी दो क्षेत्रों से ये लूटते थे। तो भारत के नजरिए से देखे तो यह लूट नहीं था, यह प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग था अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का। लेकिन वही जादूनाथ सरकार जो भारतीय इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने उन्हें हिंदू राष्ट्र निर्माता से संबोधित किया है। तो छवि एक ही है, कलाकार एक ही है, शासक एक ही है, और देखने का नजरिया अलग अलग है। इसलिए स्मिथ ने उन्हें डाकू राज की उपाधि दे दी और लूट से स्थापित शासक कहा। लेकिन वही जादूनाथ सरकार जो है उन्होंने कहा कि नहीं, शिवाजी जो थे हिंदू राष्ट्र के संस्थापक थे। तो दोनों विचार अपने अपने नजरिए से अलग है, दोनों अलग अलग पहलू हैं, देखने का नजरिया अलग है। तो ऐसे में हम शिवाजी महाराज की जो स्थापित जो मराठा साम्राज्य है, आज हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। इसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि इनके जो अन्य छत्रपति हुए हैं और पेशवा के शासन, तब हम देखेंगे कि उसके बीच में क्या होगा। आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और उस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य का पतन होगा और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होगी। और मेरा चैप्टर ही वही चल रहा है, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, अर्थात भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तो निश्चित ही इसकी दूसरे पार्ट को, यह पार्ट 1 है, आप द्वितीय पार्ट को निश्चित ही देखें, तो हम देखेंगे किस तरह से मराठा साम्राज्य का पतन होता है, उनके संघर्षों की कहानी देखेंगे और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना देखेंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे सिख यानी पंजाब के क्षेत्र में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।